नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश में एक बार फिर स्थिति बेकाबू होती दिख रही है। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल हुए साल भर का समय भी नहीं हुआ है और बांग्लादेश में मौजूदा सरकार के खिलाफ भी छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले साल छात्रों का आंदोलन इतना तेज था कि उस आंदोलन की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था। अब एक बार फिर छात्र सड़कों पर है और इस बार निशाने पर है मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, जो सिर्फ अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच भारत ने बांग्लादेश को उसकी हैसियत बता दी है। साथ ही साथ पाकिस्तान भी लपेटे में आ गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश पर 48 घंटे भारी क्यों? कैसे बिना जंग लड़े भारत ने पहुंचाई चोट? क्या बांग्लादेश में फिर से होगा तख्ता पलट? किसके बयान से यूनुस को लगी मिर्च? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और मोहम्मद यूनुस की रातों की नींद हराम कर दी है। दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश पर बीते 48 घंटे भारी पड़े हैं। पहले चोट बांग्लादेश को पहुंची थी, उसके बाद पाकिस्तान को। ये चोट किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने पहुंचाई है, और वो भी बिना जंग, बिना लड़ाई के। दरअसल भारत ने पहले अमेरिका के जरिए बांग्लादेश को एक तगड़ा मैसेज दिया और फिर नीदरलैंड के जरिए पाकिस्तान को। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने भारत की जमीन से बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। गबार्ड के इस बयान से बांग्लादेश को तीखी मिर्ची लगी। वहीं भारत दौरे पर आए नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रुबेन बर्केल-मैन्स ने राजनाथ सिंह से कहा कि वो पाकिस्तान को हथियार देना बंद करे। राजनाथ की इस अपील को नीदरलैंड मान लेता है तो पाकिस्तान का भारी नुकसान होना तय है, और ये खबर सुनकर पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ गई है। राजनाथ ने रक्षा मंत्री से क्या की बात? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड के अपने समकक्ष रुबेन बर्केल-मैन्स से मुलाकात की। राजनाथ ने इस दौरान अपील की कि उनके देश यानी कि नीदरलैंड की कंपनियां पाकिस्तान को हथियार, मंच या तकनीक उपलब्ध बिल्कुल न कराएं। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने पिछले कई दशकों से पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद पर चिंता व्यक्त की, जिसके कारण भारत को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने बर्केल-मैन्स से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि नीदरलैंड की कंपनियां पाकिस्तान को हथियार, मंच या प्रौद्योगिकी उपलब्ध न कराएं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को मंच या प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। बांग्लादेश को क्यों लगी मिर्ची? बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके घरों और हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब इसी सच्चाई को अमेरिका राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया, जिसके बाद से यूनुस सरकार आग बबूला हो गई है। भारत में मौजूद अमेरिकी खुफिया एजेंसी के निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का लंबे समय से उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की हत्या और उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं से अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप भी बहुत ज्यादा चिंतित है। इस्लामी आतंकवादियों पर क्या बोली गबार्ड? मीडिया के एक साक्षात्कार में गबार्ड ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया और कहा कि देश में इस्लामी आतंकवादियों का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नए मंत्रिमंडल और बांग्लादेश सरकार के बीच बातचीत अभी शुरू हुई है, लेकिन ये चिंता का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के कथित उत्पीड़न पर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की टिप्पणी का खंडन किया। सरकार ने कहा कि उनकी टिप्पणी किसी सबूत पर आधारित नहीं थी। यूनुस सरकार ने फेसबुक पर पोस्ट में क्या कहा? गबार्ड की टिप्पणी पूरे देश को एक व्यापक और अनुचित रंग में रंगती है। गबार्ड का एक भारतीय टीवी चैनल को दिया गया बयान बांग्लादेश की छवि और प्रतिष्ठा को गुमराह करने वाला और नुकसान पहुंचाने वाला है। एक ऐसा देश जिसकी पारंपरिक इस्लाम प्रथा प्रसिद्ध रूप से समावेशी और शांतिपूर्ण रही है और जिसने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति की है। यूनुस सरकार ने आगे कहा कि बड़े नेताओं और बड़ी हस्तियों को संवेदनशील मुद्दों पर वास्तविक ज्ञान के आधार पर ही बयान देना चाहिए।
उन्हें भय को भड़काने और संभावित रूप से सांप्रदायिक तनाव को भड़काने से हर जगह बचना चाहिए। हालांकि मुख्य सलाहकार के कार्यालय ने कहा कि बांग्लादेश दुनिया भर के कई देशों की तरह चरमपंथ की चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकार ने यह भी कहा कि वो कानून परिवर्तन, सामाजिक सुधारों और अन्य आतंकवाद विरोधी प्रयासों के माध्यम से इन मुद्दों को हल करने के लिए अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साझेदारी में लगातार काम कर रहा है। मुख्य सलाहकार के कार्यालय ने कहा कि इसने यानी कि गबार्ड की टिप्पणी ने पूरे देश की गलत छवि पेश की है। कार्यालय ने कहा कि भारतीय टीवी चैनल में गबार्ड का बयान बांग्लादेश की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है। राजनाथ सिंह से क्यों मिली तुलसी गबार्ड? तुलसी गबार्ड ने भारत दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बातचीत में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। गबार्ड 3 दिन की यात्रा पर भारत में थी। सूत्रों ने बताया कि राजनाथ सिंह और तुलसी गबार्ड के बीच बैठक में रक्षा संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। डोभाल ने दुनिया भर के शीर्ष खुफिया अधिकारियों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। सम्मेलन में आतंकवाद और उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न खतरों सहित विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते बीते कुछ महीनों से खराब दौर से गुजर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उठा रहा है। दोनों देश के सैन्य अधिकारी का लगातार मौकों पर मिलना इस बात का तगड़ा सबूत भी है। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से मशहूर कट्टरपंथी इस्लामी राजनीतिक कमेंटेटर जैद हामिद ने बड़ी घोषणा की। उसने बांग्लादेश को एक बड़ा ऑफर दिया। उन्होंने बांग्लादेश को 1971 के बंटवारे से पहले की स्थिति में लौटकर पाकिस्तान में फिर से शामिल हो जाने का न्योता दे दिया। जैद हामिद ने कहा कि हम आपको दावत देते हैं, पाकिस्तान में वापस आकर मिल जाएं। हम आपको दोनों हाथों से समेटकर अपने सीने से लगा लेंगे। हमारे दिल में आपके लिए अब कोई नफरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो गलतियां आपके पहले वाली नस्ल से हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान में मिलकर 1971 से पहले की स्थिति में लौट आना चाहिए और एक बार फिर से साथ मिलकर काम करना चाहिए। हामिद के बयान से क्या होगा रिश्तों पर असर? जैद हामिद का पूरा नाम सैयद जैद जमान हामिद है। ये एक कट्टरपंथी इस्लामी पॉलिटिकल कमेंटेटर और प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट है। उसे दुनिया के प्रभावशाली मुसलमानों की सूची मुस्लिम 500 में भी शामिल किया गया है। जैद हामिद का जन्म एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के परिवार में हुआ था। मां कश्मीरी मूल की थी। वे इस्लामी जिहाद और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का खुला समर्थन करता है। जैद हामिद का दावा है कि उन्होंने सोवियत अफगान युद्ध में भाग लिया था। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वो पाकिस्तानी राजनीति में सेना के हस्तक्षेप का समर्थन भी करता है और पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की वकालत भी करता है। जैद हामिद का ये बयान ऐसे समय में आया जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार हो रहे हैं। हाल ही में मोहम्मद यूनुस सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच राजनीतिक गर्मजोशी बढ़ी है। हालांकि बांग्लादेश के लोग और सरकार 1971 के विभाजन को लेकर संवेदनशील है और ऐसे बयानों पर उनका क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या बांग्लादेश लौट रही है शेख हसीना? कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पिता की 150वीं जयंती पर अपनी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शेख हसीना ने अपने दर्द का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ मतलबी, गुमराह और स्वार्थी लोगों की वजह से बंगबंधु के स्वर्णिम बांग्लादेश का सपना टूटने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारी युवा पीढ़ी को गुमराह किया। फिर भी जब तक मैं बंगबंधु की बेटी जिंदा हूं, मैं देश और उसके लोगों के कल्याण के लिए काम करती रहूंगी। बता दें कि पिछले साल जुलाई अगस्त महीने में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता छोड़नी पड़ी थी और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। शेख हसीना के सत्ता के गिरते ही बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले बंगबंधु के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाकर उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि बंगबंधु का जिक्र करने वाले को मोहम्मद यूनुस की शासन सजा देने पर तुला हुआ है। मोहम्मद यूनुस के शव पर ही चरमपंथियों की भीड़ ने बंगबंधु के म्यूजियम, उनके पैतृक आवास को जलाकर खाक कर दिया, जिससे साफ है कि वो देश से बंगबंधु के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मोहम्मद यूनुस को जमकर सुनाया? वहीं अपने संबोधन के दौरान शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को जमकर सुनाया। उन्होंने अवामी लीग को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश की सत्ता
देशद्रोहियों और मुक्ति विरोधी ताकतों के हाथ में है, लेकिन उन्हें भी ये पता है कि बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान को बंगालियों के दिलों से मिटाया नहीं जा सकता। उनके आदर्श शाश्वत और कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो बंगाली लोगों की भावनाओं, यादों और चेतना में हमेशा थे और रहेंगे। 32 धानमंडी में उनके ऐतिहासिक घर को ध्वस्त करने के बाद भी ऐसे लोगों को शांति नहीं मिली है। शेख हसीना ने अपने संबोधन में मोहम्मद यूनुस के शासन के दौरान महिलाओं के दमन का भी जिक्र किया। वहीं उन्होंने लोगों को इस बात का भी आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी उनके पुनः उत्थान का समर्थन करेगी और देश को वापस पटरी पर लेकर आएगी। इतना ही नहीं, अमेरिकी अवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉक्टर रबी आलम ने कहा कि हम बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से कहना चाहते हैं कि वो बांग्लादेश की सत्ता छोड़ दे और वहीं लौट जाए जहां से वो आए थे। शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर लौट रही हैं। तो हर तरफ से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार घिर चुकी है। मोहम्मद यूनुस के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। एक तरफ भारत का एक्शन प्लान, तो दूसरी तरफ अमेरिका की वार्निंग। इन सब के बीच शेख हसीना के सत्ता में लौटने की खबर ने यूनुस की टेंशन को बढ़ा दिया है। देखने वाली बात होगी कि आगे बांग्लादेश में क्या सियासी बवाल देखने को मिलता है। सुरक्षा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।